तब दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला भी हम शुरू करते हैं। हमारे साथ अब हमारे दो खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, गौतम कालिया शेयर खान बाय BNP पारिबा के, और साथ ही GST इन्वेस्टमेंट के CFP आदित्य शाह। आप दोनों का स्वागत है। और चलिए हम शुरुआत करेंगे दर्शकों के सवालों के साथ। कपिल नयन हमारे दर्शक फ़ोन लाइन पर हमारे साथ आए। तब तक आदित्य, ये सवाल शायद आपके लिए है और आपके पास होगा भी। ये लगभग शायद 2 साल से निवेश कर रहे हैं और इनके पास 7 फंड्स है। 28,000 का ये निवेश है कह रहे हैं। 15 साल का इनका लक्ष्य है निवेश का। 2 करोड़ इन्हें इकट्ठा करने हैं। फंड्स आपके पास हैं, बताएं क्या रणनीति हो इनकी। SIP जो कर रहे हैं वो 28,000 की वो इनफ नहीं होगी उनके गोल को रीच करने के लिए। मिनिमम 45,000 की SIP हर महीने करेंगे और अगर 10% का नॉमिनल रिटर्न अगर मैं मानूंगा तो वो शायद अपने गोल की तरफ रीच कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से या तो गोल को डिले कीजिए, अपने रिटायरमेंट को पोस्टपोन कीजिए या अपने गोल को पोस्टपोन कीजिए, या फिर अपनी SIP को तुरंत बढ़ाएं। अगर आपकी फंड्स की तरफ अगर हम देखें तो आपके पोर्टफोलियो में बड़े सारे फंड्स हैं, उन फंड्स को टोन डाउन करने की जरूरत है। इतने सारे फंड्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आपको पोर्टफोलियो को नजर रखते हुए मैंने 5 फंड्स रेकमेंड किए हैं। HDFC निफ्टी फंड जो कि पहले से आपके पोर्टफोलियो में है, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, कोटक स्मॉल कैप फंड अगेन पहले से पोर्टफोलियो में है, मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड और मोतीलाल नैस्डैक 100 फंड्स ऑफ फंड। इन 5 फंड्स में आप इक्वली अगर SIP को स्प्लिट कर देंगे तो अच्छा रहेगा, बट आपको SIP को बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि इस SIP के साथ आप अपने गोल को रीच नहीं कर पाएंगे। कपिल हमारे साथ फोन लाइन पर भी हैं। कपिल, आपका सवाल हम इस शो में शामिल कर रहे हैं जहां पर आपको सलाह दी है आदित्य ने। कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप इनसे? सर कौन कौन से फंड बंद करने के लिए क्या है इनमें से मैम? आप अपना टीवी बंद कर देंगे क्या और मुझसे फोन पर बात करेंगे प्लीज? यस मैम। आपको मेरी आवाज आ रही है कपिल? यस यस मैम आ रही है। HDFC आपको यहाँ पर जो फंड सुझाए गए हैं, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, कोटक का स्मॉल कैप है, मिराई एसेट टैक्स सेवर है, मोतीलाल नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड रेकमेंड किया जा रहा है। आदित्य, इसके अलावा और कौन सा फंड आपने रेकमेंड किया है? निफ्टी फंड, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, कोटक स्मॉल कैप फंड, मिराई टैक्स सेवर फंड और मोतीलाल नैस्डैक 100 फंड्स ऑफ फंड। इसमें से 3 फंड जो हैं वो पहले ही इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो के अंदर हैं। 2 नए फंड्स पराग पारेख फ्लेक्सी कैप और नैस्डैक 100 फंड्स ऑफ फंड्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और बाकी सारे फंड्स में आप SIP को बंद कर सकते हैं। अभी फिलहाल बंद करना और निवेश निकाल देना सही होगा या केवल बंद करना है अपने निवेश को? बिल्कुल अभी सिर्फ आपको इस निवेश को बंद करना है। धीरे धीरे करके जैसे जैसे मार्केट में और वॉलेटिलिटी आएगी तो एग्जिस्टिंग निवेश को आप निकाल के वहां पे भी SIP शुरू कर सकते हैं, बट एट दिस स्टेज सिर्फ आप निवेश को बंद करके नई SIPs को चालू कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या अगले दर्शक फोन लाइन पर हैं? जी चलिए, ये सवाल भी आदित्य के लिए ही है और बताइए सर, क्या सवाल है आपका? मैंने कुछ फंड्स में निवेश किए हुए हैं, पिछले 3 साल से निवेश कर रहा हूँ और मैंने वो लिस्ट भेजी हुई है और मेरा 9 फंड्स है आपकी लिस्ट सर। तो ये आपने 3 साल में 9 फंड्स इकट्ठा किए हैं? हाँ जी हाँ जी। कोई खास वजह आपने 9 फंड्स इकट्ठा किए पोर्टफोलियो में? दरअसल अमाउंट ज़्यादा था तो मैंने कुछ जानकार लोगों से बात करके फिर ये इकट्ठा किए थे और इसमें डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करी थी। तो मेरा लक्ष्य क्या है कि आपका लक्ष्य है? 15 साल में 7 करोड़ का। चलिए 15 साल में 7 करोड़ 9 फंड, बताएं आदित्य। मैम जिस तरीके की SIP अभी वो कर रहे हैं अगर 15 साल में मैं 10% का रिटर्न मानूं तो नियर अबाउट 2.75 से 3 करोड़ के आसपास इन्वेस्टर पहुंच पाएंगे। तो ये इन्वेस्टर के गोल से बहुत ही ज्यादा शॉर्ट है। तो अगेन इन्वेस्टर को अपने गोल का टाइम होराइजन बढ़ाना होगा या फिर इन्वेस्टर को अपनी SIP को बढ़ाना होगा। ये कहना चाहूंगा कि इन्वेस्टर का जो गोल है
कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जैसे कि आपने सही में कहा, इन्वेस्टर के पास 9 फंड्स हैं, 9 फंड्स की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं होती है। मैंने इसको टोन डाउन करने की कोशिश की है। 5 फंड जिसमें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, मिराय एसेट लार्ज कैप फंड, एसबीआई स्मॉल कैप फंड, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, फ्रैंकलिन फीडर इंटरनेशनल फीडर फंड और यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड। इसमें बराबर से एसआईपी को स्प्लिट कीजिए, अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट कीजिए और अपने एसआईपी को बढ़ाइए। गुप्ता साहब कुछ पूछना चाहते हैं आप? ये पूछना था कि ये फंड बंद करके इसका अमाउंट उसमें शिफ्ट कर दें कि इनको बंद करें और दूसरे में एसआईपी शुरू करें, क्या करना है? आदित्य? हाँ, 2 स्टेप में कीजिए। सबसे पहली बात तो ये कि सबसे पहले एग्जिस्टिंग एसआईपीज को रीएलोकेट कीजिए इन 5 फंड्स के अंदर, और जब वो स्टेबलाइज हो जाए तो धीरे धीरे करके पुराने फंड्स में से बाहर निकल के इन्हीं 5 फंड्स में एसआईपी को इन्हीं 5 फंड्स में वो लमसम पैसा एसआईपी रूट के थ्रू डाल सकते हैं। आप सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान भी यूज कर सकते हैं एक बार एक लिक्विड फंड में जाके। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का सवाल हम लेंगे, और इन्होंने अपना सवाल हमें भेजा है ट्विटर के ज़रिए। अजय हमारे ये दर्शक हैं और 8 साल में 3 फंड्स में 6,000 रुपये की एसआईपी ये कर रहे हैं। 1 करोड़ का लक्ष्य है रिटायरमेंट का। गौतम, आपके पास इनके फंड्स हैं, एसबीआई फोकस इक्विटी, एसबीआई का स्मॉल कैप है, बीएसएल प्योर वैल्यू है। ये 3 फंड्स हैं। हालांकि मुझे लगता है कि इनको आप न सिर्फ फंड्स बढ़ाने की, निवेश बढ़ाने की भी सलाह देंगे, बताएं। तो अजय कुमार, अगर आप शो देख रहे हैं तो आपके लिए ये जवाब है। तो आपका जो 6,000 का जो अमाउंट है, अगर आप ये 25 साल के लिए जारी रखें, आपने अभी तक 8 साल किया, अगर 17 साल और रखें तो 12% के रेट पे आपका 1 करोड़ 10-11 लाख बन जाएगा। अगर 30 साल के लिए करते हैं तो वही 2 करोड़ तक जा सकता है, और 35 के पे करते हैं तो 3 करोड़ 80 लाख 85 लाख के आसपास पहुंच सकता है, अगर आपका 12% के रेट पे हो। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी 8 साल से सिर्फ चल रही है, और आपको कितनी देर के लिए रखना है वो आप डिसाइड करें, क्योंकि आपका रिटायरमेंट आपने बताया नहीं कि कब तक आप रिटायर करना चाहते हैं। ऑब्वियसली अगर आप अपनी राशि बढ़ा सकते हैं तो फिर आपका वैल्यू भी ज्यादा बढ़ेगा। आपका टारगेट 1 करोड़ था, तो मैं आपको 1 करोड़ के हिसाब से बोल रहा हूँ 12% के रेट के हिसाब से। तो 17 साल आप मान के चलिए तो 1 करोड़ 12 लाख तो आपका बन जाएगा। अगर आपको उस समय से कम में करना है तो आपको बढ़ाना पड़ेगा अपना सिप का अमाउंट। आपके जो फंड्स हैं, एक एसबीआई फोकस इक्विटी फंड, एसबीआई स्मॉल कैप, ये दोनों फंड अच्छे, इनको जारी रखिए। आपका जो आदित्य बिरला सन लाइफ प्योर वैल्यू फंड है, उसकी जगह मैं ये बोलूंगा कि आप एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड ग्रोथ ऑप्शन देख सकते हैं। अब मुझे ये बताएं कि गौतम, जिस तरह का उतार चढ़ाव हमें दिखाई दे रहा है, अमूमन लोग म्यूचुअल फंड्स की सिलेक्शन को और स्टॉक की सिलेक्शन को एक जैसा ही समझते हैं। हमको ये समझाएं कि बाजार की चाल जैसे भी हो, म्यूचुअल फंड का चुनाव स्टॉक के चुनाव से अलग होना चाहिए, और कैसे अलग होता है ये समझाएं। तो देखिए, म्यूचुअल फंड और स्टॉक, म्यूचुअल फंड फाइनली आपका पैसा स्टॉक्स में ही डालता है। आप बस यही कर रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में आप किसी फंड मैनेजर पे भरोसा करके बोल रहे हैं कि वो आपके लिए स्टॉक करेंगे, और जब आप स्टॉक खुद सिलेक्ट करते हैं तो आप कितना अपने आप रिस्क मैनेज कर सकते हैं, स्पेशली जब मार्केट में इतना उतार चढ़ाव चल रहा है। और क्या होता है, रिटेल इन्वेस्टर्स में ज्यादातर मैंने ये देखा है कि वो उतार चढ़ाव में नुकसान सह नहीं पाते हैं। तो क्योंकि वो नुकसान सह नहीं पाते हैं तो फिर वो सेल कर देते हैं। तो वो सेल कर देते तो मार्केट में नहीं रहते, तो जब मार्केट वापस ऊपर जाती है तो उनका रैली मिस हो जाता है, तो उनका रिटर्न नहीं बनता है। तो इसलिए म्यूचुअल फंड में अगर आप डालेंगे तो उसमें अच्छे फंड मैनेजर्स के साथ जिनका प्रोसेस सेट है, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, जिनमें स्टॉक सिलेक्शन अच्छा है, उन्होंने मार्केट के उतार चढ़ाव में भी
स्टेबिलिटी दिखाइए, थोड़ी सी कम वॉलेटिलिटी दिखाइए और रिटर्न कंसिस्टेंसी दिखाइए। तो वो सब चीजें देख के हम आपको फंड्स बताते हैं जिसमें फंड सिलेक्शन करना होता है। जब आप खुद स्टॉक करते हैं तो स्टॉक सिलेक्शन में आप ज्यादातर अगर लार्ज कैप में रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट उतनी अच्छी तरह से नहीं आता तो वहां पे आप गलतियां कर सकते हैं। तो फंड में तो वो फंड मैनेजर पे है, तो वो काम आप अपने एडवाइजर पे भी छोड़ सकते हैं, जो आपको सलाह दे सकता है कि कौन से फंड्स है, क्योंकि एडवाइजर्स और डिस्ट्रीब्यूटर सब ये रिसर्च करके शॉर्टलिस्ट तो करते ही हैं फंड्स जो मार्केट में अच्छे हैं। इस तरह की बारीकियां जो हैं फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके हम समझाते हैं हमारे दर्शकों को, लेकिन फिर भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और गौतम, ये सवाल किशोर पात्रा का है जो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग आपसे करवाना चाहते हैं। फ़ोन लाइन पर हमारे साथ नहीं है, ट्विटर के ज़रिए उन्होंने सवाल भेजा है और इनकी उम्र 22 साल की है देखिए, और 30,000 की SIP इन्हें करनी है और उसी के लिए पूछना चाह रहे हैं कि कहाँ निवेश कर सकते हैं। 15 साल में 4 करोड़ इन्हें चाहिए और जो एक्सपेक्टेड रिटर्न इनके पोर्टफोलियो या निवेश से इनको चाहिए वो है लगभग 10% का। तो इंटरेस्टिंग सवाल है, अगर फ़ोन लाइन पर हमारे साथ होते तो इनसे और भी अच्छे से बातचीत हो पाती, क्योंकि देखिए 22 साल की उम्र में इन्होंने एक तो निवेश का मकसद समझा है, अपने लिए लक्ष्य भी निर्धारित किया है, एक्सपेक्टेड रिटर्न जो इनको चाहिए उसको लेकर भी इनके पास क्लैरिटी है। लगता है शायद बाज़ार को पढ़ते लिखते भी हैं, लेकिन 30,000 की राशि एक अच्छा अमाउंट भी है शुरुआत करने के लिहाज से। वैसे तो जितना मुमकिन हो सके उससे आपको अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन किशोर की इस शुरुआत को आप कैसे देखते हैं गौतम? जी, तो किशोर जी, अगर आप देख रहे हैं तो ये आपके लिए जवाब। आप जो 30,000 रुपये महीने का सिप करना चाहते हैं, अगर वो आप 15 साल के लिए करें और हर साल 10% से अपना सिप का अमाउंट बढ़ा दें, तो 12% के रिटर्न के हिसाब से आपका 2 करोड़ 50 लाख बनेगा। तो आपको जो 4 करोड़ का टारगेट है उससे आपका कम बनेगा। तो वही 15 साल की जगह अगर आप 18 साल के लिए करते हैं और 10% से हर साल बढ़ाते हैं तो फिर आपका जाके 4 करोड़ हो जाएगा। तो 3 साल और के लिए आप एक्सटेंड कर सकते हैं अपना सिप, तो आपका 4 करोड़ का टारगेट हिट हो जाएगा। अगर आप 3 साल नहीं कर सकते हैं और आपको 15 साल में ही करना है, तो फिर आपको सिप का अमाउंट स्टार्टिंग 30,000 की जगह 50,000 से स्टार्ट करना पड़ेगा, जिससे आपका 4 करोड़ का टारगेट हो जाए। तो अगर आप ये देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि 3 साल बढ़ाना ज्यादा आसान है, क्योंकि 30 से 50 सेव करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है हर महीने। मगर 3 साल अगर आप और वेट कर सकते हैं तो आपका 4 करोड़ का टारगेट हो जाएगा 12% के रिटर्न के हिसाब से। और ये ध्यान में रखिए कि आपको फिर 10% हर साल स्टेप अप भी करना पड़ेगा सिप का वैल्यू। बिल्कुल। क्या अच्छी बात होती है इस उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू करने के पीछे, गौतम बताएं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर 1980 में अगर आपने सिप चालू किया होता, स्टार्ट किया होता 23,000 का, जब मार्केट स्टार्ट हुई और आपने तब सिप किया होता, तो 40 साल में आपका जो 22-23 हजार का महीने का सिप है, वो 40 साल में आपका 100 करोड़ बन जाता, क्योंकि मार्केट ने कुछ 16.2% रिटर्न दिया है। तो काफी कम लोगों ने ये किया होगा ऐसे, क्योंकि 1980 में 20,000 महीने का काफी बड़ी राशि थी, 20-22 हजार महीने का। तो वही चीज जो 100 करोड़ बन जाती है 40 साल में, अगर आप वो 2020 तक 40 साल में आपके 2020 में होते हैं जहाँ पे 100 करोड़ बनते हैं, अगर वही चीज आप 2010 तक करते जो 30 साल में, तो आपका 100 करोड़ 50 नहीं होता, मगर 100 करोड़ 21-22 करोड़ होता। तो ये जो 10 साल का जो फर्क है, ये 10 साल में 20 करोड़ 100 करोड़ हो गया। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा है। और किशोर जी जो 22 साल की उम्र में स्टार्ट कर रहे हैं, ये इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। आदित्य, आप से हमें समझना है, देखिए जितनी जल्दी हो सके आपको अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी चाहिए। बहुत ही बेसिक रूल है और हमेशा जब भी कोई फाइनेंशियल प्लानिंग की राह पे चलता है हमेशा आपको यही सलाह देता है। लेकिन इसके साथ साथ आप चाहे जिस भी उम्र में शुरू कर रहे हों अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को, निवेश को बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है, वरना जो आप कॉर्पस इकट्ठा करना चाहते हैं शायद उस तक आप ना पहुँच पाए। इसका निवेश बढ़ाने का महत्व कितना बड़ा है आदित्य?
मैम जैसे कि आप देख रहे हैं हर साल इन्फ्लेशन बढ़ते ही जा रहा है, तो इन्फ्लेशन आपके रियल वैल्यू ऑफ मनी को नीचे लेके जा रहा है। तो इन्फ्लेशन नजर में रखते हुए अगर आप समझ लीजिए 8 से 10% का निवेश बढ़ाते हैं हर साल, तो उससे क्या होता है, द रियल वैल्यू ऑफ मनी कि आप 100 रुपए आज इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 1 साल बाद भी 100 रुपए ही रहेंगे, बिकॉज इन्फ्लेशन ने 8 से 10% आपका जो वैल्यू ऑफ मनी है वो खा लिया है। तो धीरे धीरे करके आप बढ़ाइए, जरूरी नहीं है कि आप 10% बढ़ाइए, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं बढ़ाना उतना बढ़ाइए। एक बात जरूरी भी है, आपको सेव करना है, उसके साथ साथ जिंदगी जीनी भी है। ऐसा नहीं कि सेव करते करते जिंदगी भी ना जिए, तो दोनों के बीच में बैलेंस रखना है। पर जितना हो सके आप अपने डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग या स्पेंडिंग जो आप रोक सकते हैं उसको रोक के ये इनिशियल 10 से 15 साल में सेविंग कीजिए, उसको मिनिमम 10% से बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अगर आप ये स्टार्टिंग के 10 साल में करेंगे तो आपको रियलाइज होगा आपने सीड्स डाल दिए हैं कंपाउंडिंग के, और वो कंपाउंडिंग अगले 10 से 15 साल में आपको बहुत फायदे होगी। तो बढ़ाइए निवेश को, उतना बढ़ाइए जितना आप बढ़ा सकते हैं, पर जनरली सलाह ये रहती है कि 10% से बढ़ाएंगे तो बेटर रहेगा। चलिए, तो यहाँ पर एक तरह से ये बारीक चीज़ें जो कि निवेशक हमेशा मिस कर जाते हैं, ये वो ऐसे निवेश की अहम बातें हैं जो कि बुनियादी बातें हैं। जब भी आप शुरू कर रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को, तो ये बातों को ध्यान में रखकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। मनोज यादव का सवाल मैं लूँगी और इसका जवाब दोनों ही हमारे मेहमानों से लिया जाएगा। इन्हें अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, 28 साल की इनकी उम्र है और देखिए शायद इन्होंने अपनी ज़िंदगी का पहला लक्ष्य ही रिटायरमेंट का रखा है। कहीं ना कहीं हम समझाइश में हमारे गेस्टों से पूछेंगे कि रिटायरमेंट एक पहला लक्ष्य कितना ज़रूरी है निर्धारित कर देना। आप कोई भी लक्ष्य रखें, गाड़ी खरीदने का, घर खरीदने का, बाहर जाने का। आजकल बहुत सारे लोगों का लक्ष्य होता है कि कुछ सालों तक नौकरी करने के बाद वो सबैटिकल लेना चाहते हैं या कुछ और अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं। इन सब के बावजूद रिटायरमेंट एक ऐसा लक्ष्य है जो कि अगर आपके रडार पे है तो आपको क्यों सबसे पहले डिसाइड कर लेना चाहिए। बहरहाल मनोज ने जो सवाल भेजा है ट्विटर के ज़रिए, उनकी कुछ डिटेलिंग यहाँ पर जान लेते हैं। 4 फंड्स हैं, 15,000 का निवेश है और 2054 तक 5 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं अपने मौजूदा निवेश के ज़रिए। एक्सिस ब्लू चिप है, CR स्मॉल कैप है, PGIM मिड कैप अपॉर्चुनिटी, PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप भी है। अब इनका सवाल ये है कि इस निवेश राशि के जरिए जो इनका लक्ष्य है 2054 में लगभग 5 करोड़ का, क्या वो पूरा हो पाएगा या नहीं। गौतम, आपके पास आऊंगी सबसे पहले, फंड्स का सिलेक्शन कैसा है? तो फंड्स का सिलेक्शन तो ठीक है, इसमें आपको कुछ बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। फंड्स अच्छे हैं क्योंकि आपका लार्ज भी है, मिड भी है, स्मॉल भी है, तो आपका एक्सपोजर वहाँ पे भी और एक फ्लेक्सी कैप भी डाला हुआ है। तो फंड सिलेक्शन में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात जो ये है कि आप 28 साल के हैं और आप 32 साल के लिए और इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपके पास बहुत समय है। तो आप जिस टारगेट के पीछे आप भाग रहे हैं, जो 5 करोड़ का टारगेट आपने रिटायरमेंट के लिए रखा है, वो आपका टारगेट अगर 12% से आपका मूल्य ग्रो होते रहा हर साल, तो आपका 6.7 करोड़ के आसपास बन सकता है। तो आपका टारगेट आराम से अचीव हो जाएगा अगर 12% का रिटर्न आपको आ गया तो। तीसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है, जो अभी बात हुई रिटायरमेंट की कि रिटायरमेंट प्लानिंग इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। तो मैंने ये देखा है कि जैसे लोग उम्र में बढ़ते जाते हैं, जैसे आप 55-60 के हो जाते हैं या उसके ऊपर आप और जाते हैं, तब आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या लगती है? वो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, महत्वपूर्ण चीज जो आपको चाहिए वो है रिस्पेक्ट। और जैसे सोसाइटी बदल रही है, और ये मैं देख रहा हूँ अपने क्लाइंट भी जिनसे मैं बात करता हूँ, कि जैसे सोसाइटी बदल रही है एक तरीके से कि अगर आपके पास पैसा है तो वैसे ही साथ में आपको रिस्पेक्ट भी मिलता है। तो ये चीज इमोशनल चीज जरूर है, मगर ये चीज बहुत लोग समझेंगे, और इसलिए ये तो इम्पोर्टेंट ही है कि आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करना जरूरी है, क्योंकि ये इमोशन से रिलेटेड है। ऑब्वियसली सर्वाइवल से रिलेटेड तो है ही कि आपके मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, तो आपको हॉस्पिटल के खर्चे, जैसे आप देख रहे हैं कितने बढ़ रहे हैं, तो हॉस्पिटल के खर्चे भी बढ़ेंगे। तो ये सब चीजें करके आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी चाहिए।
लेकिन आदित्य देखिए, रिटायरमेंट आपने पहला लक्ष्य तो सोच लिया है, इसके लिए इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में भी तो वैरायटी होनी चाहिए ना। इस लक्ष्य को डाइवर्सिफाई भी तो करना चाहिए कि केवल हम इक्विटी के जरिए इस लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं, और यही हमारी प्राथमिकता भी होनी चाहिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट देखा जाए तो ट्रेडिशनली हम ऐसे बहुत सारे निवेश विकल्पों में डालते हैं पैसे जो रिटायरमेंट ही जाने चाहते हैं आदित्य, जहाँ पर हम पीपीएफ में भी डालते हैं। अगर आप सैलरीड है तो शायद आपका पीएफ का भी एक पोर्शन जाता होगा। बहुत सारे लोगों ने आजकल एनपीएस को अपने पोर्टफोलियो में डाल रखा है। तो हर लक्ष्य के लिए अलग अलग रणनीति अगर बनानी हो, तो रिटायरमेंट एज अ गोल को अगर हमें आगे बढ़ाना हो तो किन किन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को शामिल करना चाहिए? सबसे पहली बात तो सही कहा आपने कि बड़े सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल, जब आप प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे बड़ा फीचर प्रोविडेंट फंड का होता है कि वो एग्जेम्प्ट होता है। जब आप निवेश करते हैं तब भी वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेशन है, और जब आप पैसे बाहर निकालते हैं और इंटरेस्ट जो होता है वो भी एग्जेम्प्ट होता है। तो रिटायरमेंट के बड़े सारे प्रोडक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल प्रोविडेंट फंड, और जैसे कि आपने दूसरा अच्छा प्रोडक्ट बोला नेशनल पेंशन स्कीम, तो आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाना होगा। पर इक्विटी एक्सपोजर जो है, हाँ, आपको एनपीएस के साथ इक्विटी एक्सपोजर मिल सकता है, पर इक्विटी एक्सपोजर के लिए हमें म्यूचुअल फंड चूज करना बहुत जरूरी है। डेट प्रोडक्ट्स के लिए हम प्रोविडेंट फंड या एनपीएस जैसे प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं, पर एक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाना बहुत जरूरी है। पर जैसे कि निवेशक ने कहा कि वो सिर्फ 28 साल के हैं, तो इस स्टेज के ऊपर अक्यूमुलेशन फेज है इन्वेस्टर का। इस फेज के ऊपर इक्विटी को डोमिनेट करना है पोर्टफोलियो के अंदर। जैसे जैसे निवेशक की उम्र बढ़ती जाएगी, आज से 20 से 25 साल के बाद, तब उनके उनका डेट पोर्टफोलियो डोमिनेट करेगा पोर्टफोलियो को, और इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो नीचे आ जाएगी। तो अभी फॉर द टाइम बीइंग इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स करते रहिए, अग्रेसिवली इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स करिए मिनिमम अगले 10 साल तक, और उसके बाद धीरे धीरे करके इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को नीचे लाइए। और बिल्कुल पर्सनल प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ, ईपीएफ और एनपीएस जैसे कई प्रोडक्ट्स है जो रिटायरमेंट के लिए अवेलेबल है, उनको बिल्कुल यूज कीजिए। और लॉन्ग लॉक इन है, पर वहां से जो रिटर्न मिलेंगे वो बहुत ही शानदार होते हैं। चलिए, सवाल जवाब का सिलसिला तो हमें यहीं खत्म करना होगा, लेकिन अब रुकते हैं सीधा निवेश के गुरु मंत्र की ओर। गौतम, आपके पास आऊंगी। पहले बताएं, निवेश का क्या गुरु मंत्र आज आप रेकमेंड कर रहे हैं? जी, तो निवेश का गुरु मंत्र आज के लिए ये है कि स्टॉक मार्केट में निवेश में सबसे बड़ा खतरा मार्केट का रिस्क नहीं है, आपकी भावनाएं हैं। तो ये स्टडी अपॉन स्टडी यही दिखाती है कि जो इन्वेस्टमेंट में रिटर्न बन सकता है उससे 3 से 4% से कम इन्वेस्टर का रिटर्न बनता है। तो वही प्रोडक्ट, वही इन्वेस्टमेंट में जहां पे आपको अगर 15% मिलता है, इन्वेस्टर का क्यों फिर 10-11% ही बनता है? इसलिए क्योंकि आपकी भावनाओं को आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जब मार्केट के उतार चढ़ाव को देख के आप अपना लॉजिक लगा के आप गलत टाइम पे पैसा निकाल लेते हैं, या आप टाइमिंग ट्राई करते हैं जिससे आप बॉटम को पिक करना चाहते हैं, या टॉप आपको लगता है ये टॉप है तो आप वहां पे एग्जिट कर देते हैं। तो ये सब चीजों पे आपको काबू रखना पड़ेगा। आपको बस थोड़ा सा डिसिप्लिन और पेशेंस रखना पड़ेगा। ये मेरा आज का गुरु मंत्र है। गौतम, आप भावनाओं को कंट्रोल में करने के लिए फिर इस तरह से योगा करते हैं? जी, मैं योगा नहीं करता हूं, मगर मैं लोगों से सलाह जरूर लेता हूं, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि मैं बहुत चीजें जानता हूं इन्वेस्टमेंट के बारे में, मगर जब खुद के इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो मैं ये समझता हूं कि मेरी भी भावनाओं को मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूं। इसलिए मुझे दूसरों की सलाह की सख्त जरूरत होती है, जिससे मैं सही रास्ते पे चलते रहूं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि भावनाओं से ज़्यादा आपका फोकस आपके लक्ष्य के ऊपर रहना चाहिए, और उस लक्ष्य से अगर आप किसी तरह की भावना को जोड़ना चाहते हैं तो वो एक जरिया होना चाहिए, और उस लक्ष्य को पाने के लिए आपको अपने लिए सही या जो भी सही निवेश की रणनीति लगे या विकल्प लगे उसका चुनाव आपको करना चाहिए। आदित्य जो आज गुरु मंत्र दे रहे हैं वो एक बहुत ही अनोखे निवेश विकल्प का है। बताएं आदित्य। मैंने ये सारे ज्ञान की बातें तो कर दी हैं, इसीलिए आज से मैं नए प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूंगा जो हमारे निवेशकों को नहीं पता है।
देखिए रियल एस्टेट इंडिया में सबका पसंदीदा एसेट क्लास है। सब लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पर आप मुंबई जैसे शहरों में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो 1.5 से 2 करोड़ रुपए लग जाते हैं। तो आज मैं लेकर आया हूँ रियल एस्टेट का म्यूचुअल फंड, जिसे कहते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसमें क्या होता है, इसमें बड़े सारे इन्वेस्टर्स अपने पैसे को पूल करते हैं। एक फंड मैनेजर होता है जो कि प्रॉपर्टीज में जाके इन्वेस्ट करता है, और प्रॉपर्टी का जो रेंटल यील्ड होता है और कैपिटल एप्रिसिएशन होता है आपको मिलता है। तो इससे क्या होता है, आप 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में कर सकते हैं और आपको बहुत फायदा होता है, क्योंकि रियल एस्टेट एक डाइवर्सिफिकेशन के लिए बहुत जरूरी है एसेट क्लास में, और इसका कोरिलेशन बाकी सब एसेट क्लासेस से लो होता है। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट प्रॉपर्टी मार्केट, कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट और रेसिडेंशियल मार्केट में एक्सपोजर लेने का बहुत ही अच्छा तरीका है। यहाँ पे अच्छी डिविडेंड यील्ड 5 से 7% की मिल जाती है और कैपिटल एप्रिसिएशन भी होता है, और आप छोटे टिकट साइजेस में इन्वेस्ट कर सकते हो और आप जब भी चाहे निकल सकते हो, अनलाइक प्रॉपर्टी जहाँ पे आपको निकलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती। तो ये बहुत अच्छा विकल्प है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का, और आप इसको बिल्कुल देखिए अपने पोर्टफोलियो के लिए। वैसे तो इस पूरे मुद्दे पर एक शो ही किया जा सकता है, लेकिन जितना भी समय बचा है उसमें एक छोटा सा सब सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे। इसमें निवेश एकमुश्त करना चाहिए या किश्तों में किया जा सकता है आदित्य? इसको स्टॉक ट्रेड किया जाता है स्टॉक मार्केट के अंदर, और आप इसमें धीरे धीरे करके एसआईपी रूट के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे तो बेटर रहेगा। हमने देखा है कोविड के टाइम पे कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट की बहुत बुरी हालत हुई थी वर्क फ्रॉम होम की वजह से। अब ये मार्केट वापस आ रही है। 3 रीट्स जो है वो लिस्टेड है, माइंडस्पेस, ब्रुकफील्ड और एम्बेसी के रीट लिस्टेड है, और तीनों की डिविडेंड यील्ड जो है 5 से 7% की है। अगर आप आज एफडी में इन्वेस्ट करेंगे तो एफडी में भी वही डिविडेंड यील्ड आपको मिलती, वही यील्ड मिलती है आपको। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप एफडी में इन्वेस्ट ना कीजिए। एफडी के साथ साथ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी एक अच्छा जरिया है डाइवर्सिफाई करने का पोर्टफोलियो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आप दोनों का इस खास पेशकश में आप जुड़े, दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की और निवेश के तमाम गुरु ज्ञान भी उनको दिए हैं। लेकिन